पानी बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन कारक नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं लिंग। तो बच्चों पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? यानी कि लिंग का मतलब होता है बच्चों पहचान, यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे हम कहते हैं लिंग। दूसरा प्रश्न देखिए कि लिंग के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। आपको सभी मालूम होगा तो एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग। हमने आपको बताया था बच्चों कि संस्कृत में तो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम निर्धारण करेंगे, निर्णय कैसे लेते हैं कि कोई भी पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे देखिए प्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय हम कैसे करेंगे, यानी कि प्राणीवाचक संज्ञाओं का अगर हमको निर्णय करना होगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसका निर्णय हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं प्राणीवाचक की संज्ञा में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव जो है पुल्लिंग होते हैं और उनके साथ हमेशा हम जो है मादा लगा करके उन शब्दों के साथ हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मच्छर, बाज, तोता, पक्षी, खरगोश, कौवा, भेड़िया, चीता, कीड़ा आदि, ये सभी शब्द सदैव यानी कि हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, पुल्लिंग ही इसका बोध होता है। लेकिन अगर हमें इसे स्त्रीलिंग करना होगा तो इसके साथ हम लोग मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द मच्छर है, लेकिन अगर हमको इसका स्त्रीलिंग लिखे तो देखेंगे कि मादा मच्छर, और इस तरह से हम उसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। दूसरा है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द, तो बच्चों जैसे यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह से हाँ हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए मक्खी, कोयल, तितली, ये सारे शब्द ऐसे, दीमक, संतान, ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमको उसका पुल्लिंग बनाना होगा तो हम वहाँ पर भी मादा शब्द का नर शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं दूसरा, यहाँ पर तो था कि प्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय है। ये हम लोग बताया कि किस तरह से हम प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है और किस आधार पर करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखिए अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय, यानी कि जब अप्राणीवाचक संज्ञा रहेंगी, वो जो निर्जीव वस्तु रहेंगी, तो उनका लिंग निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों उनका लिंग निर्धारण हम 2 प्रकार से करते हैं, एक है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। पहला क्या है बच्चों? अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि में देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे अनाज के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, खनिजों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ऐसे और सारे बहुत सारे शब्द होंगे बच्चों जो आप लोग के बुक में, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि अनाजों, धातुओं, ग्रहों, खनिजों, पर्वतों, महीनों, तो कुछ शब्द इनमें से बच्चों अपवाद भी होते हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसे हम कहते हैं अपवाद, जो इन नियमों को अंतर्गत, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं उसे हम कहते हैं अपवाद। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं। अब दूसरा देखिए, इसी में अर्थ की दृष्टि से पुल्लिंग शब्द हैं, तो अर्थ की दृष्टि से स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से आते हैं। तो भाषा के जितने भी भाषा हैं बच्चों वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लिपि जो है वो भी सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदी जो है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्र, खेल, मसाला, ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे यानी कि हम किसी भी लिंग का निर्धारण हम कैसे करें। मान लीजिए कोई शब्द है तो कैसे हम करें कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसके लिए भी कुछ नियम है। अगर किसी शब्द के अंत में अ, आ, आओ, पा, पन इस तरह के अगर शब्द होंगे तो वो शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी तरह से यदि किसी शब्द के अंत में छोटी, बड़ी, न, ता,
तपर छोटी मात्रा ती, ये सारे सब वर्ड रहेंगे यानी किसी शब्द के अंत में, तो वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों वचन, यानी कि संज्ञा के विकारक तत्व हम लोग लिंग पढ़ चुके। अब देखते हैं वचन। देखिए प्रश्न नंबर 1, वचन किसे कहते हैं? तो बच्चों संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से मुझे ये पता चलता है कि वह एक वचन है या बहुवचन यानी कि एक है या अनेक है, जिसे ये पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, यानी कि जिसे किसी संख्या का बोध हो उसे हम कहते हैं वचन। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के बच्चों कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बच्चों किसे कहते हैं? एक वचन अर्थात जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो उसे हम कहते हैं एक वचन। एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पदार्थ जो भी हो, एक का जहाँ पे बोध होता है उसे हम कहते हैं एक वचन। बहुवचन यानी कि एक से जब अधिक का बोध जहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। अब आता है बच्चों की हम वचन की पहचान कैसे करेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन। यहाँ पे देखिए वचन की पहचान करने के लिए 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, यानी कि हम एक वचन 2 वचन तो हम पहचान जाएंगे कि मतलब एक अगर व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ एक का बोध करा रहा है, या बहुवचन का 2 से 1 से ज़्यादा का बोध करा रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि जिसकी मान लीजिए निर्जीव चीज़ें हों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका हमको पहचान करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए यहाँ पे वचन की पहचान करना का सबसे आसान तरीका है। देखिए बच्चों 2 तरीके से, पहला है संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं, और दूसरा है क्रिया के द्वारा भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा सर्वनाम के द्वारा भी कर सकते हैं और क्रिया के द्वारा भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे संज्ञा के द्वारा कि आज दुकान बंद है, यहाँ पे देखिए दुकान एक संज्ञा शब्द है, ये है कि आज दुकान बंद है, यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि आज दुकानें बंद हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा के द्वारा हमको पहचान मिल जा रही है कि हाँ यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन। यहाँ पे बंद है दुकान यानी किसी एक दुकान की बोध करा रहा है, लेकिन जब हम दुकानें की बात करते हैं यानी कि बहुत सारे दुकानों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरह से बच्चों ये संज्ञा के द्वारा वचन की पहचान करने की कर सकते हैं ऐसे। दूसरा है सर्वनाम के द्वारा, यहाँ पे लिखा है ना कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, यानी कि दोनों तरीके से हम जो है वचन को पहचान सकते हैं कि एक वचन उस वाक्य में दिखा रहा है क्या, फिर बहुवचन का वाक्य है वो। यहाँ पे देखिए वह सो रहा है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वह किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि, और सो रहा यहाँ पे देखिए क्रिया से ही पता चल रहा है कि कोई एक बच्चा या कोई एक लड़का, कोई एक व्यक्ति सो रहा है। तो इस तरह से एक का बोध करा रहा है। लेकिन अभी यही वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे कि वे सो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वे यानी कि जाहिर सी बात है यानी कि कई लोगों की बात की जा रही है। तो वह से ये देखिए वह सर्वनाम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वे करेंगे तो यानी कि बहुवचन हो जाएगा, वे यानी कि कई लोगों की बात की जा रही है। तो इस तरह से बच्चों हम संज्ञा और सर्वनाम से भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि क्रिया के द्वारा, यानी अभी मैंने कहा कि वचन पहचान करने का 2 तरीका, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और साथ और दूसरा है क्रिया, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा भी हम वचन का पहचान कर सकते हैं और क्रिया के द्वारा भी हम वचन का पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रिया, देखिए वह आ रहा है, जाहिर सी बात यहाँ पे जब वाक्य से समझ में आ जा रहा है कि वह आ रहा है, वह यानी कि कोई एक व्यक्ति आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम फिर वही बात हो रहा है कि वे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रिया के द्वारा रहा है, रहे हैं, इस तरह से हमें एक वचन से बहुवचन वाले दोनों शब्द मिल गए, यानी कि इससे पता चल रहा है यह वाक्य जो है एक वचन का बोध करा रहा है और यह वाक्य जो है बहुवचन का बोध करा रहा है। आगे देखिए बच्चों, कुछ शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे हैं कि जो सदैव जो है एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कभी उसका हम लोग द्विवचन या बहुवचन बहुवचन नहीं बना सकते हैं, यानी उस शब्द का बहुवचन होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए आंसू, आंसू एक शब्द है, यहाँ पे आंसू जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, उसका कभी भी हम एक वचन नहीं कर सकते हैं। आंसू है, दर्शन है, हस्ताक्षर है बच्चों, समाचार है, ये सारे शब्द जो है ये सभी जो है आप लोग को हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है इसका।
दूसरा है एक वचन। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पागल, दूध, वर्षा, ये सारे जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं कारक। बच्चों अभी हम लोगों ने लिंग, वचन, संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन को जाना। अब देखते हैं कारक। देखिए पहला प्रश्न है कि कारक किसे कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से बताया जाए उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। आपको मैंने बताया था कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। और कारक के चिन्हों को, जैसे जो कारक के चिन्ह होते हैं, ने, को, के लिए, में, पर, ये सारे इन चिन्हों को हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह, अर्थात परसर के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। आइए देखते हैं कारक के कौन कौन से भेद हैं। तो बच्चों पहला है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह, कारक का चिन्ह क्या है, ने। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या बच्चों, से, के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, को, के लिए। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या बच्चों, से। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रेरी, ये संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। आठवां है संबोधन, यानी कि हे, अरे, यानी कि जो किसी को हम बुलाते हैं। तो बच्चों कर्ता कारक किसे कहते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। कर्ता कारक अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि मोहन घर आ रहा है, यानी कि मोहन घर जा रहा है या आ रहा है, जो भी हो, मोहन को यहाँ पे मोहन जो है कर्ता कारक का है, यानी कि कर्ता ने। दूसरा वाक्य ऐसे कि मोहन ने खाना खाया, यहाँ पे देखिए ने का प्रयोग हुआ है, मोहन ने खाना खाया, यहाँ पे मोहन जो है कर्ता है। इस पे हम बच्चों अगर प्रश्न अगर हमको नहीं समझ में आया तो इसको हम पहचान करने के लिए हम प्रश्न कर सकते हैं कि मोहन कौन खाना खाया, कौन लगा करके हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह जो है कर्ता होगा। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। तो यहाँ पे को देखिए, यानी कि जिसमें कर्ता का, जिस रूप से पता चले कि कर्ता का फल जो है जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए पढ़ने का क्रिया किस पे हो रहा है, पुस्तक पर, यहाँ पे कर्म कारक हुआ। तीसरा है करण कारक। करण कारक यानी कि जिसके माध्यम से किसी कार्य को किया जाए उसे हम कहते हैं करण कारक। जैसे यहाँ पे देखिए पेन के द्वारा, पेन से मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो ये जो है करण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चौथा है संप्रदान कारक। तो को, के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे मोहन ने राधिका के लिए मिठाई लाया, या फिर मोहन राधिका के लिए उपहार लाया, तो यहाँ पे लाने की क्रिया राधिका के लिए हो रहा है, के लिए का प्रयोग हुआ है, इस तरह से संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। पांचवा देखिए अपादान कारक। अपादान कारक के अंतर्गत बच्चों आता है कि जब किसी से तुलना की जाए वहां पे अपादान कारक होता है, या तो कहीं से अलग होने का भाव हो वहां पे अपादान कारक होता है, या फिर डर, यहाँ पे जहाँ पे जिस वाक्य में किसी डर का बोध हो, जैसे कि लता कुत्ते से डर गई, तो यहाँ पे डरने का कार्य जो है, डरना एक वाक्य में जब आ रहा है कि लता कुत्ते से डर गई, तो यहाँ पे डर का प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो है अपादान कारक है। और दूसरा देखिए आप, मैं दिल्ली से शाम को ट्रेन से निकला, वहां से जैसे दिल्ली से राधिका शाम को घर आई, तो आने का क्रिया यानी कि दिल्ली से अलग होने का भाव यहाँ पे बोध हो रहा है। जैसे विद्यालय से बच्चा घर को जाता है, विद्यालय से जाता है, या तो गांव से बाहर जाता है, तो यहाँ पे अलग होने का भाव जहाँ पर भी जिस वाक्य में प्रकट हो वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। तीसरा है, छठा है संबंध कारक, यानी कि जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध बताया जाता है उसे हम कहते हैं संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, तो इसका विभक्ति चिन्ह है ये। अधिकरण। अधिकरण यानी कि में पर, यानी कि जिस पे आधार प्रकट हो। जैसे देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वृक्ष पर बैठी है, ठीक है,
टेबल के ऊपर पेन रखा है, टेबल के ऊपर यानी कि टेबल पर पेन रखा है। यहाँ पे में पर की बात हो रही है, जैसे बाल्टी में पानी है तो यहाँ पे पानी कहाँ है, बाल्टी में है। चिड़िया कहाँ बैठी, वृक्ष पर बैठी है। तो जहाँ पे आधार प्रकट हो वह जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है और इसका चिन्ह है में पर। अब आता है संबोधन। संबोधन यानी कि जब हमें किसी को बुलाना होता है, मान लीजिए हमें किसी का नाम नहीं मालूम तो कहते हैं हे, अरे, इस तरह से हम उसको बुलाते हैं। या फिर हे बच्चों, तो हम संबोधित करते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। बच्चों अक्सर दो चीज़ें थोड़ी सी गलतफहमी सब लोग को होती है। जैसे देखिए यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उस वाक्य को समझने की कोशिश करिए कि किस वाक्य में कहा क्या है। जहाँ पे जिस भी वाक्य में जहाँ पे माध्यम के द्वारा किसी कोई कार्य करने का कोई माध्यम में होगा, कोई साधन के द्वारा कार्य करने की क्रिया होगी, तो वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे जब कोई काम को हम किसी के माध्यम से, किसी के सहारे से करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होगा। लेकिन जहाँ पे अलग होने का भाव होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन कारक नामक पाठ का पुनरावृत्ति समाप्त हुआ। और अगर यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट हो, कोई कहीं भी संदेह हो, तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।